बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम विजन आईएएस की अक्टूबर मंथ की मैगजीन को कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या हुआ है पिछले महीने। चलो फिर देखते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे देश दुनिया में पिछले महीने। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, तो पहला टॉपिक वही है जो हमेशा से अभी जो 2-3 महीने से हम देख रहे हैं चर्चा में है, दैट इज़ इजराइल हमास वॉर। ठीक है, इजराइल और ये गाज़ा पट्टी जो है इसके लिए इसमें कितना वॉर हो रहा है, चाहे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा हो ना पढ़ा हो, टीवी पे न्यूज़ देखी हो ना देखी हो, सोशल मीडिया चलाया हो ना चलाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी को कहीं ना कहीं से बात तो सुनने में आ ही गई है कि भाई इजराइल में वॉर हो रहा है ना। वहाँ की कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है ये हम सब सुन रहे हैं। तो बस वही टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे। चलो फिर देखते हैं कि ये इजराइल हमास वॉर क्या है, आखिर रीज़न क्या है इसका, क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इजराइल ने जो है हमास मिलिटेंट पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि क्या हुआ था कि एक बिना बताए ही एकदम से अचानक सडन अटैक हो गया था किस ऑपरेशन के अंडर, तो ऑपरेशन जो है दैट इज़ ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। ठीक है, इसको हम अल अक्सा फ्लड भी बोल रहे हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऑपरेशन अल अक्सा क्या है, तो ऑपरेशन अल अक्सा कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें क्या किया गया, ये हमास मिलिटेंट्स ने इजराइल पर अटैक कर दिया था और अब इजराइल ने क्या किया, फिर अटैक किया है हमास मिलिटेंट पर, जो रिटालिएट करते हैं वो उन्होंने इस मुद्दे से कि हमास मिलिटेंट को अब ख़त्म ही कर देना है, इस मुद्दे से लेकर उन्होंने क्या किया है, अब यह वॉर करा है किस पर, गाज़ा पट्टी पर और हमास मिलिटेंट पर। ठीक है, अच्छा अगर हम न्यूज़ की और बात करें तो ये जो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा है, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा किस डेट पर हुआ, किस दिन पर हुआ, तो जो जुइस हैं, ठीक है, जुइस का एक बहुत ही होली डे है दैट इज़ सब्बात। ठीक है, तो सब्बात जो दिन है, सब्बात का दिन है, उस दिन क्या करते हैं, उस दिन जो ज्यू पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं, वो रेस्ट करते हैं, तो उनका ये वर्शिप और रेस्ट का दिन होता है। तो ये सब्बात का जो दिन है बहुत होली माना जाता है ज्यूइश पीपल के अमंग। तो क्या किया गया, इसी होली डे पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो तूफ़ान अल अक्सा है ये कर दिया। ठीक है, ये ऑपरेशन तूफ़ान अल अक्सा यानी कि ये जो अटैक था ये कर दिया। हमास ने लगभग 5000 रॉकेट्स सिर्फ 20 मिनट में दाग दिए। ठीक है, तो कितने, 5000 रॉकेट्स, तो इतने ज़्यादा रॉकेट्स सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर ही दाग दिए थे। ठीक है, जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, ओवरकम कर लिया और ये रॉकेट्स दाग दिए। ठीक है, अब ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, अगर हम इसकी बात करें कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है, तो ये 2011 से लागू है, 2011 से काम कर रहा है। आयरन डोम क्या है, ये इजराइल का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब कि क्या, कि अगर इजराइल पर कोई अटैक होता है बाय एयर, चाहे वो रॉकेट हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, ड्रोन हो, अगर वो इजराइल पर अगर क्या होता है, अटैक होता है, तो इजराइल का जो ये आयरन डोम सिस्टम है ये क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन देगा, इजराइल को उससे बचा लेगा। ठीक है, 70 किलोमीटर की रेंज होती है। तो ये जो आयरन डोम है इसमें क्या है कि आयरन डोम जो बना हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आयरन का डोम बना दिया है हमने, नहीं, ये कोई आयरन का स्ट्रक्चर नहीं है, बस इसका नाम है आयरन डोम। तो इसकी रेंज कितनी है, रेंज है 70 किलोमीटर। मतलब कि जो इजराइल है इसमें जो आयरन डोम बना है, तो आयरन डोम के 70 किलोमीटर के आसपास अगर कोई भी अटैक हो रहा है बाय एयर, तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, उसको समझेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये मिसाइल्स जो है कहाँ से आ रही, रॉकेट यूएवी कहाँ से आ रहे हैं, उसके रडार में ये आ जाएगा। फिर क्या होता है, ये सब तो हमने देख लिया कि ये आयरन डोम क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली हम टैकल कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ये जो तूफान अल अक्सा है, ये जो ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, तो ये किसका है, हमास मिलिटेंट का। उन्होंने क्या किया, जो सब्बात का होली डे होता है उस दिन इन्होंने 5000 रॉकेट्स 20 मिनट में ही दाग दिए थे। तो क्या ऐसा है कि इजराइल कुछ नहीं करेगा,
ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमें भी अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो 2 थप्पड़ तो हम उसके मार देते हैं। आज का ज़माना तो यही है ना। तो इज़राइल के ऊपर तो 5,000 रॉकेट्स दाग दिए, तो इज़राइल कुछ ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इज़राइल ने भी किया। इज़राइल ने क्या किया, इज़राइल ने कहा कि अच्छा उन्होंने ऑपरेशन चलाया है तो हम भी ऑपरेशन ही चलाएंगे। उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया, मतलब इज़राइल का जो ऑपरेशन है उसका नाम है आयरन शॉट्स, ठीक है। आयरन शॉट्स इन्होंने क्या किया, चलाया हमास मिलिटेंट जो है उनके अगेंस्ट में। तो हमास मिलिटेंट जो है ये गाजा स्ट्रिप में थे, तो गाजा स्ट्रिप पर ये जो है ऑपरेशन आयरन शॉट्स चला है, ठीक है। अब ये वॉर जो हो रहा है तो इतने सारे ऑपरेशन चल रहे हैं भाई। हमास मिलिटेंट अपना ऑपरेशन चला रहा है, इजराइल अपना ऑपरेशन चला रहा है, हमने भी कुछ करा, हाँ इंडिया ने भी अपना ऑपरेशन चलाया, बट नहीं हमारा ऑपरेशन में ये नहीं है कि हम मिसाइल या फिर रॉकेट दाग रहे हैं किसी पर, बल्कि हम तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। क्या करा हमने ऑपरेशन अजय चलाया, ठीक है। हमने ऑपरेशन कौन सा चलाया, अजय। तो हमारा जो ऑपरेशन अजय है इसमें क्या किया हमने, किसी पर रॉकेट मिसाइल नहीं दागे हैं हमने, तो बल्कि वहाँ पर जो इंडियंस फंस गए थे, ये जो वॉर चल रहा था इसमें हमारे जो इंडियंस लोग जो हैं, इंडियन लोग हैं जो वहाँ फंस गए थे, चाहे वो गाजा स्ट्रिप में हो चाहे इजराइल में हो, जो वहाँ फंस चुके हैं, तो हमने क्या किया, उनको वहाँ से बचा कर लेकर आए हैं। तो ये ऑपरेशन हमारा रहा, ठीक है। हम लोगों को बचा रहे थे। अब ये हमास आखिर है कौन, कौन है ये हमास, जिन्होंने क्या किया, 5,000 रॉकेट सिर्फ 20 मिनट में दागे थे। चलो जानते हैं हमास के बारे में। तो हमास जो है, अगर हम इसका दूसरा नाम जाने तो क्या है, हमास का नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, ठीक है। ये 1987 का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि कब बना, तो ये बना जब फर्स्ट इंटीफाडा हुआ। तो इंटीफाडा क्या होता है, इंटीफाडा का मतलब है जो अपराइजिंग हो रही है, ठीक है। जो लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि उन किसी भी चीज़ के लिए विद्रोह कर रहे हैं, तो वो इंटीफाडा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इजरायली ऑक्यूपेशन है, ठीक है, गाज़ा में, वेस्ट बैंक पर और ईस्ट जेरूसलम में, तो वहाँ पर इजरायली पीपल रहने लगे। देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि पहले क्या था कि यहाँ पर सब लोग जो हैं, ये जो इजराइल और फ़लस्तीन वाला जो मैटर है ना, वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहले फ़लस्तीन वाले जो लोग हैं वही यहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, इजराइल जो है उन्होंने धीरे धीरे ऑक्यूपेशन शुरू करा और इजरायली पीपल जो थे वो गाज़ा में रहने लगे, वेस्ट बैंक पर भी रहने लगे और ईस्ट जेरूसलम में भी रहने लगे। अब कोई अगर हमारे घर में रहे तो हम रजिस्ट करेंगे ना भाई, 1-2 दिन के लिए आता है तो हम उसको मेहमान मान के उसकी मेहमान नवाजी कर देते हैं। बट वो आकर यही कहने लगे कि भाई हम यहीं रहेंगे, ये हमारा ही घर है, तो क्या होगा, विद्रोह करेंगे ना हम। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जब ये विद्रोह हुआ, जो ये इजरायली पीपल यहाँ रहने लगे थे, तो उनको ये लोग हटाना चाह रहे थे कि भाई ये तो हमारी जगह, यहाँ पर आप क्यों रह रहे हो। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जब उनको हटाना चाह रहे थे तो ये जो इन्होंने विद्रोह किया, इसको हम फर्स्ट इंटीफाडा कहते हैं और इसी समय ये बना हमास, ठीक है, 1987 में, ठीक है। ये जो है ये गाज़ा पर क्या करता है, रूल करता है। गाज़ा पट्टी जो है इस पर डी फैक्टो अथॉरिटी किसकी है, हमास की है, ठीक है। अब हुआ क्या था कि पहले तो इजराइल वहाँ पर रहने लगे थे, गाज़ा पट्टी में भी इजराइल का ही ऑक्यूपेशन हो गया था, बट इन्होंने जब इंटीफाडा किया तब क्या होता है कि 2005 में इजराइल वहाँ से निकल आया, ठीक है। इजराइल ने वो टेरिटरी जो है गाज़ा पट्टी वाली वो खाली कर दी। तब वहाँ पर जब वो इजराइल आ गया बाहर, तो कौन रूल करेगा, तो वहाँ पर रूल जो करने लगा वो बॉडी है हमास, ठीक है। इसने कहा कि इजराइल को हम रिकॉग्निशन नहीं देते, हम नहीं मानते कि इजराइल कोई देश है, ठीक है। और ये क्या करता है, आर्म्ड रेजिस्टेंस करता है इजराइल के अगेंस्ट में। इजराइल अगर इस एरिया में आएगा, गाज़ा पट्टी में आएगा, तो ये क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं, वो भी आर्म्ड विद्रोह करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये इजराइल की जगह पर क्या बनाना चाहते हैं, ये एक इस्लामिक फ़लस्तीनियन स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि इजराइल कोई कंट्री नहीं है, इजराइल यहाँ पर अगर रहेगा तो हम विद्रोह करते रहेंगे, हम इजराइल को भगा देंगे और उसकी जगह पर हम एक क्या करेंगे, फ़लस्तीनियन, इस्लामिक फ़लस्तीनियन स्टेट बनाएंगे, ठीक है। यूएस, यूरोपियन यूनियन और इजराइल जो हैं, इन्होंने कहा है कि जो हमास है ना, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इंडिया ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, यूएस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, इजराइल की, तो हाँ इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये कन्फ्लिक्ट आखिर है क्या, इसको समझ लेते हैं कि जो हमारा इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट है, जो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वॉर हो जाते हैं और अभी तो चल ही रहा है वॉर, ठीक है। कितना टाइम हो गया लेकिन वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, फिर भी
कोई भी कहीं से भी पीछे हटने को नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो इजराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट है, इसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो देखो, ये लेटेस्ट वॉर अभी जो हो रहे हैं, ठीक है, ये वॉर हो रही है, इसका कोई जो रीजन है वो आज का नहीं है, इसका रीजन बहुत पुराना है, लगभग 75 साल पुराना रीजन है। ये जो वॉर आज हो रहा है, इसका रीजन 75 साल पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि पूरी जो टेरिटरी थी, जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सब जगह क्या रहते थे, फ़लस्तीनियंस रहते थे। फ़लस्तीनियन अरब्स जो हैं वो अपना घर मानते थे इसको, ठीक है। उस टाइम पर इजराइल जैसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर जो है ये जो इजराइल का जो एरिया है, ये वेस्ट बैंक है, गाज़ा पट्टी है, ये सारा जो एरिया है, यहाँ पर कौन रहते थे, यहाँ पर रहते थे फ़लस्तीनियन अरब्स, ठीक है। 75 साल पहले की बात है। फ़लस्तीनियंस जो हैं ये कौन है, ये अरब्स हैं, और इजरायली हैं ज्यू, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, एक तो इजरायली पीपल जो है बाहर से आकर रहने लगे, दूसरी चीज़ इनका रिलीजन भी अलग था। इनका रिलीजन है ज्यू और फ़लस्तीनियन जो है वो अरब हैं। अब क्या हुआ कि फ़लस्तीनियन और इजरायली जो हैं वो जो टेरिटरी है जॉर्डन रिवर और मेडिटेरियन सी के बीच में, वो उसको अपना बताते हैं, ठीक है। जो जॉर्डन रिवर है, ठीक है, और मेडिटेरियन सी, देखो यहाँ पर तो अगर हम बात करें अभी मैप आई थिंक होगा, यहाँ पर देखते हैं मैप है या नहीं, ये है मैप। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जॉर्डन रिवर मान लें, तो ये जो जॉर्डन रिवर है और ये मेडिटेरियन सी है, इसके बीच का जो ये पूरा एरिया है जिसको हम इजराइल के तौर पर देखते हैं, तो ये पूरा एरिया इजराइल कहते हैं हमारा है, ठीक है, और फ़लस्तीनियन कहते हैं हमारा है। बस यही बात की तो यहाँ पर लड़ाई है, ठीक है, कि ये पूरा एरिया जो है ये इजराइल वाले अपना मानते हैं और फ़लस्तीनियन वाले अपना मानते हैं। अब ये भी नहीं कि ये पूरा एरिया है बस इसी के लिए लड़ाई हो रही, सिर्फ पूरे इस एरिया की लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि इसमें जो रूट कॉज क्या है, लड़ाई का मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है हमारी जो जेरूसलम सिटी है, ठीक है। जो जेरूसलम सिटी है, जेरूसलम सिटी जो है ये मेन मुद्दा है लड़ाई का। क्यों है ऐसा भाई, जेरूसलम सिटी में ऐसा क्या है कि हर कोई इसके लिए लड़ रहा है, इवन लड़ के आ रहा है, पूरे युद्ध कर दिए हैं। तो ये जो है, ये जो जेरूसलम सिटी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है। ये जुडाइज़्म जो ज्यू पीपल हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इस्लामिक पीपल जो हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है। इवन क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है। अब ऐसा क्या है इस सिटी में, तो अगर हम सिटी में बात करें कि क्या है ऐसा, तो पहली बात तो अल अक्सा मॉस्क है, जो कि एक मस्जिद है जिसका नाम अल अक्सा है और जिसके नाम पर ही ऑपरेशन चला था। ये इन्होंने जो हमास ने जो अटैक किया था वो ऑपरेशन अल अक्सा वो इसी मस्जिद के नाम पर किया था। तो ये जो अल अक्सा है, आखिर इसमें क्या खास बात है। अगर अल अक्सा की हम कुछ खासियत की बात जानें तो ये थर्ड होलीएस्ट इस्लामिक साइट है, ठीक है। तो माना जाता है ये वो जगह है जहाँ से जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो हेवन में गए थे, ठीक है। तो वो हेवन में जो गए थे तो वो जगह कौन सी है, तो ये माना जाता है ये अल अक्सा मॉस्क ही है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल क्या है, ये होलीएस्ट जूइश साइट है। जो ज्यू पीपल हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा होली जगह है, जो कि क्या है कि ज्यू के द्वारा ये टेम्पल माउंट माना जाता है। तो टेम्पल माउंट है उसके पड़ोस में ही ये जगह देखने को मिल जाती है। चलो ज्यू की भी बात कर ली, इस्लामिक बात भी कर ली, लेकिन ये क्रिश्चियन जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर है चर्च ऑफ होली सेपल्चर, ठीक है। तो ये जो चर्च है तो ये क्रिश्चियन बिलीव्स का सेंट्रल एरिया है। यहाँ पर कहा जाता है ये चर्च है ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं ये मानते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर जो जीसस थे उनको क्रूसीफाइड किया था, ठीक है। तो जीसस को जो क्रूसीफाई किया गया था वो कौन सी जगह है, तो वो यही जेरूसलम सिटी में जो चर्च है उसको ही ये मानते हैं। इसीलिए तीनों ही रिलीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी हो जाती है और मेन मुद्दा बन गया है ये लड़ाई का, ठीक है। अभी जो वॉर चल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो वॉर अगर कहीं पर भी हो वो अच्छी जगह अच्छी चीज़ तो नहीं होती। अगर जो वॉर हो रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बुरा ही होता है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो पहली बात तो सेंट्रलिटी मिल जाएगी फ़लस्तीनियन कॉज के लिए, क्योंकि बहुत सारी अरब कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, इजराइल के साथ में अपना जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज
करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को भी साइन किया है और बहुत सारे ऐसे हैं जो फ़लस्तीनियन कॉज को देखते हैं। वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीनियन कॉज जो है वो अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट का जो रीजन वो जो कॉज है उसको अब वो नहीं इतना मान रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो फ़लस्तीनियन कॉज है उसको अभी इतना मुद्दा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई सारी जो अरब खुद की जो अरब स्टेट्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो इजराइल से अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये जो कन्फ्लिक्ट है इससे क्या होगा कि फ़लस्तीनियन कॉज जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, एक वाइटल मुद्दा बन गया है कि फ़लस्तीनियन कॉज को एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर फ़लस्तीनियन कॉज को एड्रेस नहीं किया गया तो इजराइल के साथ में भी रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अरब जो इजराइल के साथ में रिश्तेदारी अच्छी करना चाह रहा है, अब क्योंकि यहाँ पर फ़लस्तीनियन कॉज आ गई, तो अगर फ़लस्तीनियन कॉज को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तो ये जो इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने की बात है वो नहीं हो पाएगी। ये हो गई बात। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि इजराइल और फ़लस्तीनियन जो रिलेशंस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पीस नेगोशिएशन की अगर हम बात करें तो अभी कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इससे अनइंटेंशनली हमास जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है उसकी वेस्ट बैंक में पोजीशन हो जाएगी कमज़ोर। इससे निगेटिवली जो वहाँ का इजराइल और फ़लस्तीनियन का जो पीस है उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है गाज़ा में इजराइल की इन्वॉल्वमेंट भी देख सकते हैं। 2005 में इजराइल जो है इजरायली ने गाज़ा को खुद ही अपनी इच्छा से छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल जो है उस पर इजराइल गाज़ा पर ओवरऑल सिक्योरिटी रखेगा। मतलब क्या कि 2005 में इजरायली लोग जो थे उन्होंने गाज़ा को छोड़ दिया था अपनी इच्छा से, बट अब जो है ये जब वार हुआ है ये वॉर की वजह से हुआ ये है कि इजरायली पीएम ने खुद कह दिया है कि ओवरऑल सिक्योरिटी जो है गाज़ा के लोगों को वो इजराइल की तरफ से मिलेगी। ठीक है, रीजनल इनस्टेबिलिटी रहेगी। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने जो इजराइल के साथ में बातचीत वो कर रहे थे कि हम जो है अपनी जो टॉक्स है उसको नॉर्मलाइज करेंगे, वो जो टॉक्स हैं उसको इन्होंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। इन्होंने कहा कि अब ये बातचीत नहीं होगी। ठीक है, बहारीन जो है उसने अपने जो एम्बेसडर है वो इजराइल से वापस बुला लिए हैं। ठीक है, और बोलीविया जो है उन्होंने भी इजराइल से अपने जो टाई है, अपनी जो रिश्तेदारी है वो ख़त्म कर दी है। ठीक है, अब इससे इजराइल का जो इजिप्ट के साथ में जो रिश्तेदारी है, जॉर्डन के साथ में जो रिश्तेदारी है उस पर भी थोड़ा सा हमें दाग धब्बा लगा हुआ दिख रहा है। उस पर भी क्या हो गया है कि जो इजराइल के रिलेशन है इजिप्ट और जॉर्डन से वो भी थोड़े से कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अरब कंट्रीज़ के साथ में भी जो इजराइल के रिलेशन बन रहे थे वो भी अब कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये दिख रहा है कि ये जो वॉर है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और जो होस्टेजेस हैं वो रिलीज़ हों, प्रिजनर ऑफ वॉर को रिलीज़ किया जाए। तो अगर ऐसा होगा तभी ये रिश्तेदारी थोड़ी नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आएगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इससे जो ग्लोबल रीजनल इकोनॉमी से इस पर कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इससे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। वैसे ही हम यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है उससे जो इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी में उससे ही अभी हम जूझ रहे हैं। ठीक है, उसको ही हम अभी टैकल नहीं कर पा रहे। वहीं पर बात करें तब तक इजराइल ने भी वॉर कर लिया है। अब इस वजह से क्या होगा, पैंडमिक हो गई, फिर उसके बाद में यूक्रेन का जो वॉर हो गया, उसके बाद में अब ये इजराइल का वॉर हो गया। इन सब का जो इम्पैक्ट है वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइसेस जो है, हमारा जो तेल है, कच्चा तेल है, वो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें ओपेक कंट्रीज़ की तो लगभग 32% जो पूरी दुनिया में जो तेल जा रहा है वो यहीं से जा रहा है। और इससे क्या होगा कि ओपेक कंट्रीज़ कौन सी, ये जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ है ये वही तो है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ट्रेड की बात अगर हम करें तो सुएज़ कनाल से जो ट्रेड होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। सुएज़ कनाल की अगर हम बात करें तो सुएज़ कनाल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट है। ठीक है, एशिया को अगर यूरोप से कनेक्ट करने वाला रूट अभी फिलहाल जो है वो सुएज़ कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर बात करें तो हाँ, बात चल रही है कि सुएज़ कैनाल के ऑल्टरनेटिव्स भी रूट बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं बने हैं ना। तो अभी तो सुएज़ कैनाल ही है हमारे लिए सब कुछ। सुएज़ कैनाल से अगर हम बात करें तो लगभग 12% जो दुनिया भर में जो ट्रेड हो रहा है, जो वैल्यू के टर्म में देखें तो 12% जो ट्रेड है वो यहीं से होता है। और सुएज़ कैनाल जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये ट्रेड पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, पूरी जो मिडिल ईस्ट है
इसमें क्या हो रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है इस वजह से जो ट्रेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ में, वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। अगर ईरान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है तो इससे जो सेंट्रल एशिया पूरी है वहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर में, रॉ मटेरियल में, मिनरल में, वो सब इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। फूड सप्लाई की बात करें तो फर्टिलाइज़र मूवमेंट जो हो रहा है इजराइल के पोर्ट से, ठीक है, वो लगभग 3%, जो ग्लोबल सप्लाई है 3% पोटास कहाँ से आता है, इजराइल के ही पोर्ट से आता है। एशडोड जो पोर्ट है इजराइल का, वहीं से 3% पूरी दुनिया भर का पोटास आता है। अब इजराइल तो लगा पड़ा है लड़ाई करने में, तो ये पोर्ट कौन हैंडल करेगा, इस वजह से भी यहाँ पर क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं वो भी, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होगा और फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी होते हुए नज़र आएंगे। इससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग शॉर्टेज हो गई है, पानी जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, फ्यूल, फूड, मेडिकल सप्लाई गाज़ा में नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों की डेथ भी होती हुई नज़र आ रही है। इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अरे भाई हम तो कहें कि अरे इसराइल और ये हमास मिलिटेंट लड़ रहे हैं तो इससे हमें क्या, हम तो इंडिया में रह रहे हैं ना, हम पे तो कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब पूरी अर्थ है, पूरा ग्लोब है, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। इस वजह से अगर कहीं पर भी कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी हमारी इंडिया पर पड़ेगा। इस पर हमारी इंडिया पर ना केवल इकोनॉमिक बल्कि जियो स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी हर तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, जाने कि ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इंडिया पर। तो इंडिया जो है काफ़ी सारी चीज़ें इसराइल को एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसराइल वॉर में लगा हुआ है तो कौन खरीदे कौन बेचे, इस वजह से क्या होगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उस पर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इजरायली पोर्ट्स ही काम नहीं करेंगे तो हमारा जो सप्लाई हो रहा है वो कहाँ जाकर उतरेगा, राइट। तो पोर्ट्स अगर डिस्टर्ब हुए तो ये काफ़ी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। सेक्टर्स जो कि निगेटिवली इम्पैक्ट होंगे वो क्या क्या हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग, पेंट हो गया, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, केमिकल, ये सारे वो एरिया हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इन पर पड़ेगा, ठीक है। जियो स्ट्रैटेजिक क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है अरब कंट्रीज़ का अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है इसराइल के साथ में, तो इससे क्या होगा, हम अपनी ग्लोबल और इकोनॉमिक पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाते। काफ़ी अच्छे ट्रेड रूट्स जो हैं वो भी हमने प्लान कर रखे हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। कनेक्टिविटी एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अभी हमने G20 में ही डिक्लेयर किया था, ठीक है, तो इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएस और यूएई ने इसको डिक्लेयर किया था कि ये बनेगा। अब बीच में इजराइल भी इसमें है, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ से जब ये गुजरता हुआ जाएगा तो इजराइल भी बीच में है। अब इजराइल की अगर लड़ाई हो रही है तो इजराइल से काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है उनकी अगर नहीं बनेगी, सऊदी अरेबिया की नहीं बनेगी, तो कैसे कनेक्ट होगा, तो हमारा प्लान भी पूरा फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे इम्पैक्ट। अब हम जान लेते हैं कि जो इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है ये कैसे कैसे काम चला, कैसे कैसे इसमें आगे आगे बढ़ता गया और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो बात करते हैं ओटोमन पीरियड की। ओटोमन अम्पायर का जब समय था उस टाइम पर जो टेरिटरी है इसमें अरब लोग ज़्यादा रहते थे और जूइश जो लोग थे वो काफ़ी कम थे। लेकिन ओटोमन रिजीम के जब टाइम चल रहा था उसी समय क्लैशेस शुरू हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े जूइश लोग थे, ज़्यादा से अरब लोग थे, उनके बीच में लड़ाई, थोड़ी सी क्लैशेस शुरू हो गए। उसके बाद में हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसके बाद क्या हुआ कि ओटोमन रिजीम जो है, ओटोमन अम्पायर जो है वो तो फॉल हो गया उसका। फिर क्या हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो ब्रिटिश मैंडेट है, ब्रिटिश जो है वो फ़लस्तीन को ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आए स्काई-स्पाइकर्ट एग्रीमेंट के ज़रिए, ठीक है, और बेल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया फ़लस्तीनियंस को, ठीक है। और इस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा बढ़ता हुआ चल गया। अब ये जो साइकस-पाइकोट एग्रीमेंट है ये क्या है, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया फ़लस्तीनियन पर, ठीक है। जॉर्डन रिवर के दोनों साइड जो फ़लस्तीनियन जगह थी, फ़लस्तीन था, उस पर ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया। बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि एक नेशनल होम बनना चाहिए जूइश पीपल का फ़लस्तीन में, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हुआ। तब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्यू लोग जो हैं
वो यहाँ पर इज़राइल में आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होलोकॉस्ट हो रहा था, जो होलोकॉस्ट चल रहा था ना, ज्यूज़, हम देखते हैं ना हिटलर वाला चैप्टर अगर हमने पढ़ा है, जैसे पता है कैसे ज्यूज़ पीपल जो है उन पर कितना ज़्यादा होलोकॉस्ट हो रहा था, उन पर कितनी ज़्यादा ज्यादती हो रही थी, तो उस चीज़ को छोड़कर वो लोग कहाँ आ गए, इज़राइल में आकर बस गए। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्यूज़ हो गए। इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि यूएन का पार्टीशन प्लान आया और अरब इज़राइल वॉर हुआ। यूएन जो है उन्होंने कहा कि 2 स्टेट होनी चाहिए, एक इज़राइल होना चाहिए और एक फ़लस्तीन होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, अपने बॉर्डर्स जो हैं डिटरमाइन कर लेंगे और उस पर ही रहेंगे, ना इधर वाले इधर आएंगे ना इधर वाले इधर जाएंगे, ठीक है। और जेरूसलम जो है उसको एक सेपरेट इंटरनेशनली रन एंटिटी बना दिया जाए, लेकिन अरब्स ने इसको माना नहीं और यहाँ पर जो है फिर से और जो वॉर है, वायलेंस है, वो उनका इंटेंसिफाई हो गया, ठीक है। अब जो है ब्रिटिश मैंडेट जो है वो फ़लस्तीन पर जैसे ही ख़त्म हुआ तो इज़राइल ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं 1948 में, और फिर इसके बाद में 5 अरब कंट्रीज़ ने इमीडिएट अटैक कर दिया इस पर। फिर क्या होता है कि इज़राइल जो है वो जीत गया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता रहा और इससे बहुत सारे फ़लस्तीनियंस जो हैं वो यहाँ पर रेफ्यूजी बन गए, और उन्होंने जो फ़लस्तीनियन स्टेट का जो सपना देखा था वो उनका पूरा नहीं हो पाया, और इस वजह से वो अभी भी डिससेटिस्फाइड है और कन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। 1947 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेडिटेरियन सी है, ये डेड सी है, जेरूसलम है, वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है। तो यहाँ पर फ़लस्तीनियन पीपल जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा तब भी दिख रहे हैं, ये देखो इतने सारे एरिया में फ़लस्तीनियंस रहते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, 2020 के बाद अगर हम देखें तो सिर्फ फ़लस्तीन लोग ये वेस्ट बैंक में रह गए हैं और गाजा स्ट्रिप में रह गए। ये पूरा एरिया जो है इज़राइल ने कब्जा लिया है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का ही पेपर देंगे, तो इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया जो है वो क्या कहता है ये इजराइल और फ़लस्तीनियन इशू पर। तो इंडिया जो है उसका स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, ठीक है, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हो, डायस्पोरा को लेकर हो, ट्रेड को या इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब इसलिए क्या है, इंडिया जो है 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, कहता है कि हाँ दोनों ही स्टेट्स होनी चाहिए। इंडिया ने जो है वो पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट में वोट किया था, ठीक है, और तो फ़लस्तीनियन जो है, फ़लस्तीन जो है उसका पार्टीशन नहीं होना चाहिए ऐसा वोट कर दिया, और साथ ही साथ में यूएन में इज़राइल का एडमिशन हो ये भी वोट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में है इंडिया जो है उसने इज़राइल को 1950 में फॉर्मली रिकॉग्नाइज भी कर दिया, और जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी 1992 से चले आ रहे हैं। 2017 से डीहैफनेशन पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए डीहैफनेशन पॉलिसी क्या होती है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए इज़राइल भी इंपॉर्टेंट है, फ़लस्तीनियन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हम तो दोनों से ही रिश्तेदारी निभाएंगे, ये हमारी पॉलिसी अभी चल रही है, ठीक है। अब यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है, वो है योम किप्पुर वॉर। तो ये क्या है, योम किप्पुर वॉर क्या है, क्यों है न्यूज़ में, चलो जान लेते हैं। तो अभी हमास ने जो अटैक किया है इज़राइल पर वो कब हुआ है, वो जो 50th एनिवर्सरी है योम किप्पुर वॉर की उसी दिन हुआ है, मतलब कि जिस दिन योम किप्पुर वॉर हुआ था उसके 50 साल पूरे हुए, और उसी दिन 50 साल बाद उसी दिन इन्होंने वॉर करा है हमास ने, ठीक है। अब ये योम किप्पुर वॉर क्या था जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं, चलो जानते हैं। तो 1948 में पहली अरब इजरायली वॉर हुई थी, जब इजराइल ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। उसके बाद में जो है अरब स्टेट्स ने और फ़लस्तीनियंस ने मिलकर क्या किया, इजराइल पर अटैक किया, ठीक है, जो कि कह रहे थे कि नहीं जूइश स्टेट नहीं बननी चाहिए, यूएन का पार्टीशन प्लान नहीं होना चाहिए। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया इजराइल पर। वॉर में इजराइल जो है उसने बहुत ज़्यादा टेरिटरी को जीत लिया, ठीक है, और फ़लस्तीनियंस जो हैं उनको उनकी ज़मीन से हटा दिया। इससे क्या हुआ, फ़लस्तीनियन अरब जो हैं उनको निकाल दिया गया और इसको नक्बा कहते हैं, ठीक है। 1956 आया, सेकेंड अरब इजरायली वॉर हुआ जिसको हम स्विस वॉर कहते हैं। इसमें इजराइल, यूके और फ्रांस एक तरफ थे और इजिप्ट दूसरी साइड था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश का डिक्लाइन हुआ, फ्रेंच इन्फ्लुएंस का डिक्लाइन हुआ, और यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस पावर बन गया। 1967 की बात करें तो फिर तीसरा वॉर होता है जिसको हम 6 डे वॉर कहते हैं। तीसरे वॉर में क्या कहते हैं, 6 डे वॉर, जो कि यहाँ पर क्या हुआ, इजराइल ने
क्या करा, एयर स्ट्राइक्स करने शुरू कर दिए। और इसके बाद में क्या हुआ, जो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है उस पर कंट्रोल पा लिया, गाजा स्ट्रिप पर भी इसराइल ने कंट्रोल पाया, जॉर्डन का वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम है, सीरिया का गोलन हाइट्स, इन सब पर कंट्रोल किसका हो गया, इसराइल का हो गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि यूएन जो है उसने सीज फायर करवाया, लेकिन मिडिल ईस्ट का मैप अब चेंज हो चुका था। अरब लीग ने 3 नोज रिजोल्यूशन को पास कर दिया। इसमें कहा, अरब लीग ने कहा कि हम इसराइल के साथ में कभी भी पीस नहीं करेंगे, इसराइल को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और ना ही कोई नेगोशिएशन करेंगे इसराइल के साथ में। तो ये हुआ। अब ये योम किपर वॉर जो है ये क्या है, ये 4th अरब इसराइल वॉर है जो कि अक्टूबर 1973 में हुआ। ठीक है, यहाँ पर इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर क्या किया, एक सरप्राइज कोऑर्डिनेटेड अटैक कर दिया इसराइल पर। ठीक है, योम किपर के दिन, जो कि जूइश हॉलीडे होता है। पर्पस यही था कि जो पिछले 3 वॉर हुए थे जहाँ पर इजिप्ट और सीरिया जो है उसने सपोर्ट नहीं किया था पैलेस्टीनियंस को, वो कह रहे थे कि जो लॉस्ट टेरिटरी है वो इसराइल की विक्ट्री अगर हो जाएगी तब हम ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4th वॉर में अटैक कर दिया इजिप्ट और सीरिया ने। तो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला तो वापस मिल चुका था, बट सीरिया का जो गोलन हाइट्स था वो वापस नहीं मिला। ठीक है, अब लैंडमार्क पीस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं कि अब भाई लड़ाई बहुत हो गई, अब थोड़ी शांति करो। इसके लिए क्या हुआ कि पीस एग्रीमेंट्स भी कराए गए। 1978 का कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, जहां पर इजिप्ट और इसराइल के बीच में ये अकॉर्ड हुआ। मीडिएशन करा यूएस ने और इन्होंने कहा कि अब शांति होनी चाहिए इसराइल और इजिप्ट के बीच में। ऑफिशियली जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। द अकॉर्ड जो है, अकॉर्ड्स के 2 पार्ट है, एक है इजरायली इजिप्शियन एग्रीमेंट, ठीक है, दूसरा है फ्रेमवर्क जिसमें हम कह रहे हैं कि कैसे फलस्तीनियन और इसराइल के बीच में शांति हो सके। इजिप्शियन जो प्रेसिडेंट है अनवर सादत और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है मेनाकम बेगिन, उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी मिला था 1978 में। उसके बाद में बात करें तो ओस्लो अकॉर्ड्स हुए 1993 में, जो कि इसराइल और जो हमारे PLO हैं उन्होंने साइन किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी जो कि वेस्ट बैंक को एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, और फिर PLO ने इसराइल को भी रिकॉग्नाइज़ कर दिया कि हाँ इसराइल भी एक कंट्री है। उसके बाद में जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी होती है 1994 में। यहाँ पर क्या है कि जॉर्डन जो है 2nd अरब कंट्री बन गया इजिप्ट के बाद में, जिसने पीस एग्रीमेंट पर साइन किया इसराइल के साथ में। ठीक है, यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो सेटल हुए और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, वो भी इसमें कवर किए गए। नेक्स्ट बात करें तो इसराइल ने जॉर्डन की जो हिस्टोरिकल रोल है जेरूसलम में उसको भी माना। ठीक, और फिर अरब पीस इनिशिएटिव है 2002 का, जिसको सऊदी अरेबिया ने ड्रॉन अप किया था। इस इनिशिएटिव ने ऑफर किया कि इसराइल जो है उसके रिलेशन नॉर्मलाइज कर दिए जाएंगे, लेकिन फ़लस्तीनियन जो लोग हैं उनको एक स्टेट माना जाए। लेकिन इसराइल ने 1967 में जो कैप्चर्ड टेरिटरी हैं वो क्या करेंगे, वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, फिर अब्राहम अकॉर्ड होते हैं 2020 में, तो इसराइल, UAE और बहरीन ने जो है इसको साइन किया अब्राहम अकॉर्ड्स को, और US ने इसको ब्रोकर किया था। मोरक्को और सूडान ने भी इस अकॉर्ड को क्या करा है, ज्वाइन कर लिया है। ये जो अकॉर्ड्स हैं इनके 2 पार्ट हैं, एक में डिक्लेरेशन हो रहा है कि हम जो है मिडिल ईस्ट में पीस बनाए रखेंगे, दूसरा बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। जो डिक्लेरेशन है इसमें क्या करा गया है कि जो अरब है और जिस पीपल है उनकी एंसेस्ट्री कॉमन है, वो अब्राहम से ही खुद को रिलेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जब एंसेस्टर्स हमारे कॉमन है, अब्राहम जी ही हमारे हैं, तो फिर हम साथ में क्यों नहीं रहते, तो साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसा इस अब्राहम अकॉर्ड में कहा गया है। अकॉर्ड जो है इससे क्या होगा, रीजनल और मल्टीनेशनल कोऑपरेशन भी होंगे, जैसे कि I2U2 ग्रुप भी बना है जिसमें इसराइल भी है और UAE भी साथ में नज़र आ रहा है, इंडिया और US भी तो है ही है। ठीक है, अब योम किपर वॉर जो है इसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, तो सीरिया जो है इसको सेटबैक हो गया क्योंकि सीरिया को कुछ पॉजिटिव इससे मिला नहीं। इसराइल जो है उसने गोलन हाइट्स को कब्जा लिया जो कि अभी भी उसी के पास है। फिर इजिप्ट का एलियंस जो है वो US की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। वॉर के बाद में इजिप्ट जो है उसने सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री थी जो कि इजिप्ट में प्रेजेंट थी उसको निकाल दिया और US के साथ में अपना जो है रिलेशन मेंटेन किया। फिर है जो इसराइल की इमेज है वो भी ख़राब होती हुई नज़र आई क्योंकि वॉर के बाद में जो पावर जो इसराइल अभी तक एंजॉय करता था वो पावर जो है उस पर भी धब्बा लग गया। ठीक है,
उसके बाद में है जो ऑयल एम्बार्गो है वो यूएस के अगेंस्ट में हो गया। जो यूएस है उसने इजराइल को सपोर्ट किया था, इस वजह से अरब कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो ऑयल जो दे रहे थे यूएस को वो मना कर दिया कि हम ऑयल नहीं देंगे, और इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस भी बढ़ते चले गए। फिर है कि वायलेंस और डिप्लोमेसी की तरफ भी बढ़ता हुआ लोग नज़र आए हैं। अरब इसराइली कन्फ्लिक्ट को डिप्लोमेसी से सेटल करने की बात भी हुई है। तो पहला टॉपिक तो हमारा क्रिस्टल क्लियर हुआ, समझ में आया कि ये इजराइल और जो हमारे फ़लस्तीनियंस है क्यों लड़ रहे हैं, ये हमास क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों युद्ध चल रहा है, समझ में आ चुका है पूरा। लेकिन अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। इवन जो वीज़ा है वो भी बंद कर दिए गए थे कि वो इशू नहीं होंगे। कॉन्सुलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए थे, सिर्फ 2 कॉन्सुलेट्स ही खुले रखे थे। तो इस वजह ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। कनाडा के रिलेशन में हमने कई बार एडिटोरियल्स भी देखे थे कि आखिर ये जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं इसका क्या रिजल्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। चलो यहाँ पर कवर करते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कनाडा ने क्या कह दिया, कनाडा ने कहा कि जो कनाडा में एक प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट थे, ठीक है, उनकी डेथ हुई, उनका मर्डर हुआ। तो कनाडा ने क्या कहा, कनाडा ने कहा कि जो प्रो खालिस्तान जो एक्टिविस्ट है जिनका अभी मर्डर हुआ है उसमें इंडिया का ही हाथ है, इंडिया के एजेंट्स का ही हाथ है। जब ये इल्ज़ाम हमारी इंडिया पर लगा तब इंडिया ने क्या कहा, इंडिया और कनाडा जब इंडिया ने जब बातचीत करी और कनाडा का जो और इंडिया का रिलेशन है वो ख़राब हो गए, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में थोड़ा सा दरार आई। चलो और बात करते हैं थोड़ी डीपली। तो कैनेडियन पीएम जो है उन्होंने इंडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर है, ठीक है, जो कि एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर थे, ठीक है, उनको ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में क्या करा गया, गोली मार दी गई 2023 में जून में, ठीक है। तो ये जो गोली मारी गई, इनका जो मर्डर हुआ उसमें इंडिया शामिल है, इंडिया का हाथ है, ऐसा एलिगेशन कनाडा ने लगाया इंडिया पर, ठीक है। अब जो है शेयर्ड इंटेलिजेंसी जो है फाइव आइज अलायंस के बीच में, उसने कहा कि ये जो एलिगेशन है कनाडा का, तो ये जो कनाडा ने एलिगेशन लगाया वो कनाडा ने एलिगेशन किस बेसिस पे लगाया, जो इंटेलिजेंसी दी गई फाइव आइज अलायंस के द्वारा, उस बेसिस पर इन्होंने ये एलिगेशन इंडिया पर लगा दिया। फिर क्या करा कनाडा ने जो है कनाडा और उसके बाद में इंडिया दोनों ने ही एक दूसरे के डिप्लोमेट को अपनी अपनी कंट्री से हटा दिया, कहा कि तुम अपनी कंट्री में जाओ, हम अपनी कंट्री में जाएं, ठीक है। तो जो कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में थे उनसे कहा गया कि जाओ अपनी कंट्री में वापस। फिर इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी कनाडा से वापस भेज दिया गया। फिर इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने कहा कि हम वीज़ा सर्विसेज भी नहीं देंगे, डिप्लोमेट्स भी चलेगा, वीज़ा सर्विसेज भी नहीं देंगे कनाडा में, ठीक है। कहा कि जो कनाडा है वो सेफ हेवन है टेररिस्ट का, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और जो है 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया से हटा दिया गया, जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इंडिया से हटा दिया गया। फिर कनाडा ने इंडिया की जो डिमांड है इंडिया की डिमांड को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि जो इंडिया है वो वियना कन्वेंशन को ब्रीच कर रहा है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम तो इक्वल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, जो आर्टिकल 11.1 है कन्वेंशन का, उसके अंतर्गत हम तो सिर्फ इक्वल डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ही चाह रहे हैं। तो अब क्या है ये पूरा मामला जानते हैं। तो हुआ क्या है, पहले तो फाइव आइज इंटेलिजेंसी एलियंस, इसको जान लेते हैं, क्योंकि इसकी ही इंटेलिजेंसी के बेसिस पर कनाडा ने इंडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया कि जो निज्जर थे उनका मर्डर इंडिया ने ही करा है, ठीक है। तो ये एक इंटेलिजेंसी एलियंस है, ठीक है, जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है, ठीक है। ये 1946 का यूएस यूके एग्रीमेंट जो हुआ था कि हम इंटेलिजेंसी को शेयर किया करेंगे, उसके बेसिस पर ही ये बना है। फाइव आइज इंटेलिजेंसी ओवरसाइट और रिव्यू काउंसिल भी है, जिसमें नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंसी ओवरसाइट होती है, ठीक है। ये समझ में आया फाइव आइज इंटेलिजेंसी एलियंस क्या है, कि इंटेलिजेंसी को शेयर करेगा, और इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब वियना कन्वेंशन, अब हमने पूरी कहानी समझी कि हाँ भाई जो है डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, वीज़ा जो है वो सस्पेंड करे गए, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो डिप्लोमेट्स को निकाला तो कनाडा ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रही है, वियना कन्वेंशन को
तोड़ रही है, उसके जो आर्टिकल्स है उनको नहीं मान रही है, ठीक है। क्योंकि हम अब वियना कन्वेंशन आखिर क्या है ये समझते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया कि हम पर ये एलिगेशन लगे। तो वियना कन्वेंशन जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर ये 1961 में साइन की गई और 1964 में फोर्स पर आ गई। इंडिया भी इसकी मेंबर है, टोटल 193 इसकी मेंबर हैं, ठीक है। कन्वेंशन जो है ये बताती है कि डिप्लोमेटिक मिशंस होने चाहिए और लीगल बेसिस बनाती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी कहती है कि विड्रॉल कर सकते हैं हम। आर्टिकल 11.1 कहता है कि रीजनेबल मिशन का साइज लिमिट भी बताता है। मतलब क्या है कि वियना कन्वेंशन जो है वो कैसे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर बनाई गई है। वो कहती है कि एक दूसरे कंट्री में लोग अपने जो कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में अपने डिप्लोमेट्स को भेज सकती हैं, लेकिन उसने ये भी कहा है कि एक साइज लिमिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा देश जो है डिप्लोमेट बनकर दूसरी कंट्री में घुस जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक लिमिट होनी चाहिए कितने लोग आप भेज सकते हैं, और अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हम वापस ही बुलाएंगे अपने डिप्लोमेट्स को, या दूसरी कंट्री उनको निकाल भी सकती है। तो यही इंडिया कह रही है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में वो बहुत कम है, और कनाडा के 41 से भी ज़्यादा डिप्लोमेट्स हमारे इंडिया में हैं, तो हम उनको कम करना चाह रहे हैं और इसीलिए हमने उनको बाहर निकाला है, बस इतनी बात है। तो हमने कोई भी कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा इंडिया ने कहा है। चलो, ये तो पूरा जो इशू अभी चल रहा है वो हमने समझ लिया। लेकिन इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में क्योंकि रहे हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके बारे में चलो समझ लेते हैं। तो इंडिया और कनाडा जो है उसके जो रिलेशन है काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और ये इसका बेसिस क्या है, हमारे जो रिलेशन है कनाडा के साथ में उसका बेसिस है कि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मल्टीकल्चरल है दोनों कंट्रीज़, मल्टी एथनिक नेचर है दोनों कंट्रीज़ का, स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से हमारे जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे कनाडा के साथ में, इवन अगर हम बात करें तो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी कोई ना कोई ऐसा बंदा निकल ही आता है जो कनाडा में जाके पढ़ाई कर रहा हो, राइट। तो कनाडा में इतने ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर अभी पढ़ाई करने के लिए या फिर रहने के लिए या फिर अर्निंग करने के लिए वहाँ पर रह रहे हैं। तो मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। डियास्पोरा की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडियन डियास्पोरा जो है वो कनाडा में देखने को मिल जाते हैं। लगभग 3% जो कैनेडियन पॉपुलेशन है उसका 3% तो वहाँ पर इंडियन ही देखने को मिल रहे हैं जो इंडिया से पहुँचे हैं। इकोनॉमिक की बात करें तो दोनों ही कंट्री के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो अच्छे हैं, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड जो गुड्स में है वो $9.9 बिलियन का हुआ है, ठीक है, और ये बढ़ा है, पिछले साल ये 6.5 बिलियन का था। फिर है साइंस एंड टेक कॉपरेशन। अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमने कोलैबोरेशंस किए हैं इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसमें हम जो है प्रोटोटाइप्स या फिर आईटी प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स इन सबको बनाने के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं। 1990s से ही इंडिया और कनाडा जो है उसने स्पेस साइंस में कोऑपरेट किया है। अंतरिक्ष जो हमारी कॉमर्शियल आर्म है इसरो की, उसने कई सारे नैनोसाइट्स जो है वो कनाडा के लॉन्च किए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में भी दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो साथ निभा रही हैं, ठीक है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ 2010 का, जिसमें कनाडा को फैसिलिटेट किया गया कि कनाडा जो है वो यूरेनियम प्रोवाइड करेगा इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है लगभग 10% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट रखता है लिक्विड नेचुरल गैस में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। फिर है स्ट्रेटजिक कॉपरेशन। कनाडा जो है वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो कनाडा की है, फिर इसमें कहा गया है कि जो चाइना है वो डिस्ट्रप्टिव ग्लोबल पावर है और इंडिया भी क्रिटिकल पार्टनर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन ऐसे सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस ये हैं, पहला है हिस्टोरिकल लीगेसी। कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो कनाडा जो है वो नाटो का एक फाउंडिंग मेंबर था, और इंडिया जो है उसने कहा कि हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तो नॉन अलाइनमेंट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही दिक्कत शुरू हो गई। साथ ही साथ में कनाडा जो है उसने कश्मीर के प्लेबिसाइड को भी सपोर्ट किया, ठीक है, तो जो कि हमारे तो इंटरेस्ट के विरुद्ध ही था। फिर इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 में, तो कनाडा ने क्या किया, कनाडा ने जो हमें न्यूक्लियर कॉपरेशन करने का वादा किया था वो भी, उससे भी ये पीछे हट गया। फिर है कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम। इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स जो हैं जिनका कंटेंशियस पास्ट है वो सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, और इससे जो है एक्टिविटीज़ दूसरे नेशन के अगेंस्ट में ये सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बायलैटरल रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यही दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट है डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो अभी क्या है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है कनाडा में, उसके वो क्या कर रही है, उसके अलियंस पार्टीज जो हैं वो खालिस्तानी पार्टीज़ को सपोर्ट कर रही हैं और हम खालिस्तान के सपोर्ट में नहीं हैं, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। फिर है सब ऑप्टिमल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो 2010 से होना है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। फिर है मेडलिंग। इंडिया के डोमेस्टिक अफेयर्स में भी कनाडा जो है वो अपना हस्तक्षेप करता हुआ नजर आता है। जैसे कि हम देखते हैं फार्मर प्रोटेस्ट जो हुए थे उसमें भी हमने देखा कि कैनेडियन जो पीएम है उन्होंने क्या किया कि फार्मर्स को सपोर्ट किया था, कहा था कि जो ये सिचुएशन है काफ़ी गंभीर है। तो इस वजह से कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो क्राइसिस हुई है इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो अभी ख़राब हुए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायस्पोरा कनेक्शन तीनों पर ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्स जो किया है वो उन्होंने कहा है कि रिलेटिवली स्ट्रेन हो गया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो काउंटर बैलेंस है चाइना के लिए, तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आए। नेक्स्ट इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो क्राइसिस जो है अगर बढ़ जाती हैं तो इससे जो डिस्ट्रप्शन है बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब में होगा, ठीक है। और डायस्पोरा कनेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि दिक्कत देखने को मिल ही रही है। क्या कर सकते हैं, कर बहुत हो सकते हैं, जैसे कि हम डिप्लोमेसी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमेसी से बातचीत करके हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। डायस्पोरा रिलेशंस को मैनेज करेंगे, एक्सप्रेशन जो है फ्रीडम उसकी देंगे और काउंटर टेररिज्म को कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो कोरियन जो सॉन्ग्स हैं, कोरियन जो आपके ड्रामाज आते हैं उसमें बहुत सारे इंडियंस जो हैं इंटरेस्टेड होते हैं। इवन हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कोरियन ड्रामा का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ, राइट। तो चलो फिर जानते हैं एक कोरिया के बारे में, चलते हैं साउथ कोरिया। चलो तो इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस कैसे हैं, चलो चलते हैं देखते हैं भैया हमारी रिश्तेदारी कैसी है। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा साउथ कोरिया के फ़ैन हैं ही, लेकिन क्या सच में इंडिया भी साउथ कोरिया का फ़ैन है, चलो जानते हैं। तो इंडिया और साउथ कोरिया जो है उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं। 50 साल हो गए हैं हमारे रिलेशन को पूरा होते हुए, 50th एनिवर्सरी, ठीक है। लोगों की तो जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 50 साल नहीं चलती, यहाँ पर हमारी और इंडिया और साउथ कोरिया की रिलेशनशिप जो है उसके 50 साल पूरे हुए, 50th एनिवर्सरी मना ली, तो यानी कि अच्छे रिलेशन है, ओके। तो हम रिलेशन की बात करें तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस देखने को मिलते हैं। समगोक यूसा यानी कि जो हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ 3 किंगडम्स जो है इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, पहले बात तो समयोग यूसा एक 13th सेंचुरी का टेक्स्ट है जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो प्रिंसेस सूरी रत्न है, अयोध्या से जो प्रिंसेस है सूरी रत्न, उन्होंने शादी की थी किंग किम सुरू से 48 AD में कोरिया में। मतलब कि हमारे रिलेशन जो हैं काफ़ी पुराने हैं, कोरिया के रिलेशन और इंडिया के रिलेशन जो हैं पुराने हैं, ठीक है। सिर्फ इंडिया की जो गर्ल्स हैं वो ही सिर्फ साउथ कोरिया की ड्रामा की फ़ैन नहीं है, बल्कि अगर हम प्रिंसेस की बात करें वो भी फ़ैन थी, ठीक है। 13th सेंचुरी के टेक्स्ट बताता है कि प्रिंसेस सूरी रत्न जो इंडिया की थी, अयोध्या से बिलोंग करती थी, उन्होंने किम सुरू से शादी की थी 48 AD में, और किंग किम सुरू कोरिया के थे। फिर उसके बाद में बात करें तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है होंग जियो, ठीक है, हाइशो जिसको बोल रहे हैं, वो इंडिया में विजिट करने आए थे 723 से 729 AD में, और उन्होंने अपनी जर्नी को भी लिखा है जो एक बुक है उसमें, और वो बुक का नाम है पिलग्रिमेज टू द 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया के कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक पोयम लिखी थी 1929 में जिसको लैम्प ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, जिसमें कोरिया की रिच हिस्ट्री को बताया जा रहा है, ठीक है। अब कोरिया को देख लें कहाँ पर है कोरिया, वैसे तो सबको पता ही है कोरिया कहाँ पर है, इतने बड़े फ़ैन हैं लोग कोरियन ड्रामा के, तो इतना तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो ये चाइना रहा, ठीक है, और ये जापान रहा। अब जापान और चाइना के बीच में हमें 2 आइलैंड देखने को मिलते हैं, आइलैंड क्या, पेनिनसुला बोलना चाहिए इसको। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है और यहाँ पर साउथ कोरिया, इसको क्लियर करके देखते हैं। तो एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में तो हमें पता ही है कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ की चीज़ें सबके पास आती ही नहीं है, ठीक है। साउथ कोरिया रिपब्लिक है, तो यहाँ के जो ड्रामा है, यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की न्यूज़ है, वो हर जगह कनेक्टेड है, तो हमें यहाँ की चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी है क्योंकि ये रिपब्लिक है, ठीक है।
तो साउथ कोरिया ये रहा, यहाँ पर इसकी जो कैपिटल सियोल। तो ये साउथ कोरिया की अगर हम लोकेशन देखें तो इधर तो जापान देखने को मिल रहा है, ठीक है, इधर हमें सी ऑफ जापान और इधर येलो सी, यहाँ पर बीच में है साउथ कोरिया, यहीं की बात हम कर रहे हैं। तो इंडिया का रोल क्या है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, इंडिया का रोल कोरियन रिलेशन में क्या रहा? तो जो यूएन कमीशन फॉर कोरियन इलेक्शंस में इंडिया ने लीडरशिप निभाई है 1947 में। एक रिजोल्यूशन जिसको स्पॉन्सर किया था इंडिया ने स्पॉन्सर किया था, जिसकी वजह से जो कोरियन वॉर चल रहे थे 1953 में वो सीज फायर हुआ। इंडिया का जो चेयरमैनशिप रही न्यूट्रल नेशंस रिपाट्रिएशन कमीशन में, उसके बाद में भी हमने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ थे वॉर के बाद में जो हो रहे थे कोरिया में, वो भी सॉल्व हुए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो 1973 में दोनों ही कंट्री ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश किए। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2010 में हो गई और उसके बाद स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 2015 में हो गई। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसने कॉपरेशन को गाइड किया है, और न्यू सदर्न पॉलिसी जो है सदर्न कोरिया की रीजनल स्ट्रेटजी टूवर्ड्स इंडिया और एशियन, ये जो है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो इंडिया की और न्यू सदर्न पॉलिसी है साउथ कोरिया की, ये दोनों मिलकर एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं। दोनों ही पॉलिसी जो है वो एक दूसरे को रीजनल प्रायोरिटी में रखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो सेपा को साइन कर चुकी हैं 2009 से। इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो $27.8 बिलियन का 2022 में पहुंच गया था। कोरिया प्लस इनिशिएटिव जो है जिसका एम है कि हम कोरियन इन्वेस्टमेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे इंडिया में। कोरिया जो है इंडिया को एक न्यू इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे देख रहा है, क्योंकि इसका एम है कि ऊपर जो इसकी डिपेंडेंसी है चाइना और यूएस पे वो कम करी जाए। दोनों ही कंट्री जो है वो कॉमर्स को लगभग 2030 तक $50 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज़ ने रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक और शेयर कंसर्न्स, जो रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एरिया को सपोर्ट किया है, और चाइना का जो राइज हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, इसके लिए कंसर्न्स को शो किया है। ठीक है, 2018 में इंडिया ने वैंकूवर डायलॉग को इंडोर्स किया था, जिससे कि नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो। कोरिया का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है जिसमें इंडिया को ये की मेंबर मानते हैं इस रीजन में। नेक्स्ट है डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो 2013 में इनिशिएट हुआ था, ये 2+2 डायलॉग में अपग्रेड हो गया था 2019 में। डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो बढ़ रही है, जिसमें हम जॉइंट रिसर्च करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और कोलैबोरेशन भी करते हुए नज़र आएंगे। कल्चरल रिलेशंस की बात करें तो एक सारंग फेस्टिवल है इंडिया का, वो कोरिया में हर साल मनाया जाता है, जिससे कि इंडियन कल्चर को वहाँ पर शोकेस किया जा सके। इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो कई सारे इंडियन स्कॉलर्स हैं जो कि अपना जो पीजी है और पीएचडी प्रोग्राम है वो कोरिया में करते हैं। कई सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि कोरिया में भी माइग्रेट कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या हैं? इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या कि जोग्राफिकल गैप देखने को मिलता है, जो डिस्टेंस है इंडिया और कोरिया की वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से जो है नियर बाय रीजन में हम ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। फिर स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन काफ़ी डिले हो जाता है। कोल्ड वॉर जो है इसकी राइवलरी की वजह से जो इंट्रैक्शन है फॉरेन पॉलिसी में वो नहीं हो पाया। साउथ कोरिया जो है वो इंडिया को एक सोशलिस्ट ब्लॉक में रखता है, लेकिन जो इंडिया है वो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को माना। बैलेंस रिलेशन दोनों ही कंट्रीज़ के साथ में रखे हैं। फिर सब ऑप्टिमल कोऑपरेशन, लिमिटेड कोऑपरेशन हुआ है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंटेंशन जो है दोनों साइड से नहीं देखने को मिली है। साउथ कोरिया ज़्यादातर यूएस के साथ में अलाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिया के साथ में अभी तो इसकी जो पॉलिसीज़ है वो अभी भी डेवलप ही हो रही हैं। फिर है इकोनॉमिक पोटेंशियल भी अनटैप्ड ही देखने को मिला है। सेपा जो हमने साइन तो कर लिया, लेकिन इसका स्कोप काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है साउथ कोरिया के साथ में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? तो सिस्टमेटिक कोऑपरेशन जो है वो रखना चाहिए। बायलैटरल रिलेशनशिप जो है उसका हिस्टोरिकल बायलैटरल रिलेशन जो है उसमें हमने पहले से ही एम्फसाइज किया है इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन अब चाहिए कि हमें स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर और ज़्यादा फोकस करें। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम जो है वो क्वाड में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसका हम भी पार्ट हैं, और इसको हमने क्वाड प्लस भी बोला है। नेक्स्ट है कि जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन है उसको भी डीप करेंगे हम। ठीक है, डीप करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, कोरिया जो है, कोरिया में पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी जो है
वो भी अब पुरानी होती जा रही है। इस वजह से क्या हो सकता है कि प्रोग्रेसिव जो यूथफुल इंडिया है, हमारी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूथ है, तो इसके साथ में अगर ये मिल जाएंगे तो क्या होगा कि इनका भला हो जाएगा। स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, सेमीकंडक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा की एरियाज हैं जिनमें कोलैबोरेशन हो सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो HADR एक्सरसाइज जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पायरेसी जो है उसको भी टैकल कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि जो रीजनल सिनर्जी है उसको डेवलप किया जाए। आसियान और जो हमारा आयोरा है ये क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दोनों ही कंट्री जो है इंगेज कर सकती हैं। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लीन एनर्जी में, डिकार्बनाइजेशन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। साउथ कोरिया घूमा है, ठीक है, पता चला कि रिलेशन अच्छे हैं, बट हाँ कुछ कमियां भी हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी जान लिया। अब चलते हैं मालदीव्स। अब आप बोलेंगे मैम आज तो बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, कभी साउथ कोरिया जा रहे हैं, कभी मालदीव्स जा रहे हैं, आज तो मज़ा ही आ गया है ना। तो आज जो हम इंटरनेशनल रिलेशन की जो हम इंटरनेशनल वो टूर पे जा रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ ही हैं जहाँ घूम रहे हैं। चलो घूम लेते हैं मालदीव्स भी। तो मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जो इंडियन ट्रूप्स है, इंडियन जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी आर्मी है, जो कि प्रेजेंट है मालदीव से, मालदीव्स की रक्षा कर रहे हैं, उन सबको ये निकाल रहे हैं। ये कह रहे हैं इंडियंस को हम बाहर निकालेंगे मालदीव से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशन हैं वो अब अच्छे नहीं रहेंगे। इससे पहले वाले जो इनके प्रेसिडेंट थे वो अच्छे थे, उनसे इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब ये जो आए हैं ये इंडिया को सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इन्होंने तो कैंपेन भी चला दी है जिसका नाम रख दिया है इंडिया आउट, ठीक है। अच्छा, इंडिया आउट कैंपेन जो है इसको जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स हैं वो लीड करते हैं, और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा है कि इंडिया आउट कैंपेन चलाया और उसके बाद में ये जीत भी गए हैं। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो इंडियन मिलिट्री प्रेजेंट है मालदीव्स में उसको हम बाहर भगाएंगे, ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। इंडियन आर्मी को ये मालदीव से बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये कब जो है स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ, जो इंडिया आउट कैंपेन है ये स्टार्ट हुआ था जब इंडिया ने 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 2010 और 15 में किसको दिए थे, मालदीव्स को गिफ्ट में दिए थे। अभी हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये क्यों दिए थे कि मैरीटाइम वेदर सर्विलांस किया जा सके, ओशन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किया जा सके। लगभग 70 इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो है वो उन्होंने इंडिया स्पॉन्सर्ड रडार स्टेशन को मेंटेन किया, सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी मेंटेन किया। इंडियन वॉरशिप जो है वो मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग में भी काम करते हैं। लेकिन फिर भी अब ये जो है ये नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो ये सब चीज़ें से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंडिया को हमें बाहर ही निकालना है मालदीव से, ठीक है। हमारे जो पर्सोनल्स वहाँ हैं, आर्मी पर्सोनल्स वहाँ हैं, इनको वो भी पसंद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये मालदीव्स है कहाँ, तो चलो जान लेते हैं। तो हमारी प्यारी इंडिया, ठीक है, ये श्रीलंका है, और यहीं पर जो है अरेबियन सी में हम देख रहे हैं, अरेबियन सी के आसपास जो ये हमें आइलैंड दिख रहे हैं यहाँ पर मालदीव देखने को मिलता है। तो ये नदर्न इंडियन ओशन में है, ठीक है। और जो इंडियन नेवी के वॉरशिप जो है पानी को पेट्रोल करते हैं उसी के आसपास ये आइलैंड भी देखने को मिलता है। 70 नॉटिकल माइल्स दूर है इंडिया से। इंडिया का जो मिनीकॉय आइलैंड है उससे 70 नॉटिकल माइल्स दूर है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया चाइना की जियो पॉलिटिकल डायनामिक क्या है। तो मालदीव्स में जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं इसका एक फैक्टर चाइना भी माना जा रहा है, क्योंकि चाइना भी वहाँ घुस चुका है। 2008 से 2013 तक जो है अच्छी शुरुआत हुई थी। पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है 2008 में इलेक्ट हुई थी, कहाँ, मालदीव्स में, ठीक है। फ्रेंडली बैगिंग वॉज अंडरपिन, एक फ्रेंडली इन्होंने मांग हमसे की थी कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन किया जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, पेट्रोल बोट्स जो हैं वो इनको प्रोवाइड किए। 2013 से 18 तक क्या हुआ कि हमारी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं रही इनके साथ में, क्योंकि जो पार्टी यहाँ पर जीती थी वो क्या थी, वो पार्टी जो है इंडिया को सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए थे अब्दुल्ला यामीन, जिन्होंने डेमोक्रेसी को क्रैकडाउन यहाँ पर कर दिया था। इनकी जो क्लोजनेस है वो चाइना के साथ में बढ़ती हुई नजर आई और ये एंटी इंडिया
हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि इस पीरियड में मालदीव और चाइना के रिलेशन अच्छे रहे, इनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया। फिर 2018 से 23 तक जो है रिलेशन अच्छे रहे फिर से इंडिया के, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरी सरकार जीती, ठीक है, जो कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाती है, जो इंडिया को सपोर्ट करती है, इंडिया से इकोनॉमिक और डिफेंस कॉपरेशन भी मांग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपने रिलेशन इंडिया के साथ में अच्छे किए, लेकिन अब क्या हुआ, ये फिर से ये वो वाली पार्टी जो कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करती, इंडिया के अगेंस्ट है, वो जीत गई है, इसीलिए इंडिया के साथ में ये रिलेशन फिर से ख़राब कर रही है। अब मालदीव्स की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस आखिर है क्या? तो हमारे लिए जो हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसका एक इंटीग्रल पार्ट मालदीव्स है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चरल इकोनॉमिक ट्रेड टाइज हैं, सेंचुरीज से हमारे मालदीव्स के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, काफ़ी मजबूत टाइज हैं, तो इसीलिए हमारे लिए मालदीव्स स्ट्रॉन्ग एक पार्टनर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हमारे लिए नेबर है। अब यहाँ पर मालदीव्स जो है वो सार्क का भी मेंबर है, इसीलिए हमारे लिए मालदीव्स ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें स्ट्रेटजिक लोकेशन की, तो हाँ, मालदीव्स की जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन चोक पॉइंट्स के बीच में है, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो इन सब के जैसे ही हमारे लिए मालदीव्स भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अब ये इंडिया से पास में है, तो मालदीव जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है के तौर पर सर्व करता है इंडिया को। फिर है कि चाइना जो है उसका इन्फ्लुएंस जो इंडियन ओशन में हो रहा है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है ये मालदीव्स, बट अब क्योंकि इसमें सरकार बदल गई है और ऐसी सरकार आई चाइना को मानती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल ही जाएगी। और कई सारे इंडियंस भी हैं जो कि वहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सर्व कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की बात करते हैं, मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तो जाना, लेकिन क्या इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है मालदीव्स के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात करें मालदीव्स की रिकॉग्निशन, तो इंडिया ही वो कंट्री थी जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया था जब भी 1965 में आज़ाद हुई थी, ठीक है। अमिकेबल रिलेशन है इंडिया की जो टाइज है मालदीव्स के साथ, उसमें कोई भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं देखने को मिलता है। 1976 के जो मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी हुई थी उससे जो डिस्प्यूट है मिनिकॉय को लेकर वो भी सॉल्व हो गया। फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, हमने सबसे ज़्यादा जब भी मालदीव्स खतरे में पड़ा है तो हमने सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट किया है। जैसे कि 1988 में जब यहाँ पर कू हो रहा था तब हमने ही ऑपरेशन कैक्टस चलाकर यहाँ का कू जो है होने से बचाया। फिर सुनामी हुई 2004 में तो हमने सपोर्ट किया। 2014 में जब वाटर शॉर्टेज हुई तब भी हमने इनको हेल्प की थी। 2020 में हमने क्या किया कि जब कोविड फैला तब भी हमने इनकी हेल्प की। सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं मालदीव्स को, ठीक है। अब मालदीव्स और इंडिया के कॉपरेशन के एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं इसको जानें। तो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस 2021 में अगर हम बात करें 2021 तक हमारा जो ट्रेड है वो 323 मिलियन डॉलर तक हो गया था। तो इंडिया जो है मालदीव का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात करें तो हमने इस कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस भी साइन किया है मालदीव्स के साथ में, और लगभग 70% जो मालदीव्स की डिफेंस ट्रेनिंग है वो हम ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इंडिया जो है डिफेंस रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी सप्लाई करता है, जिसमें हम मिलिट्री हॉस्पिटल, कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम, ये सब भी मालदीव्स को प्रोवाइड करते हैं। एक नया कोस्ट गार्ड बेस भी हम कहाँ बना रहे हैं, तो यूटीएफ अटोल में एक हम नया कोस्ट गार्ड बेस भी बना रहे हैं, ठीक है। जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विबरिन, उसमें भी हम दोनों कंट्रीज़ ही पार्टिसिपेट करते हैं। डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर है फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, फिर कॉलेज फॉर पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने मालदीव्स में बनाई हैं, ठीक है। और मालदीव्स को ग्रांट भी प्रोवाइड किया है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडिया जो है एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट, रोड, लैंड रिक्लेमेशन, इन सब में सपोर्ट कर रहा है मालदीव्स का। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया ने ही डेवलप किया है, जो कि मालदीव्स का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। टूरिज़्म की बात करें तो 2023 में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग ही वहाँ पर टूरिज़्म के लिए गए थे, ठीक है। अच्छा, चैलेंजेस क्या है रिलेशन में, तो सबसे पहली बात कि
मालदीव्स में इनस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है वो नेसेंट स्टेज पर है और चैलेंजेस जैसे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ड्रग एब्यूज़, लेबर मार्केट इशू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करते हैं। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। अभी जो सरकार है वो चाइना को मानती है और इंडिया जो है उसके अगेंस्ट में देखने को मिलती है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है। ठीक है, ये जो है चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्ल है मालदीव्स। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट काफ़ी देरी से होते हैं, इससे इंडिया जो है उसकी इमेज जो है काफ़ी निगेटिव हो गई है। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? ऑब्वियसली हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एंटी इंडिया नोशन जो है इसको हमें परसेप्शन जो ये एंटी इंडिया वाला है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो टारगेट करना चाहिए यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को। जो मालदीव्स की पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग पीपल हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मालदीव्स में एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। प्रोजेक्ट जो देरी में कंप्लीट होते हैं उनको टाइम पर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करके दें। नई गवर्नमेंट के साथ में अच्छे से एंगेज करें और जो इंडिया की स्ट्रेंथ है उस पर फोकस हम करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। क्यों है ये चर्चा में? तो जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसने 15 मेंबर स्टेट्स को इलेक्ट किया है ह्यूमन राइट काउंसिल में, और रशिया की जो बिड है कि रशिया फिर से इस ह्यूमन राइट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहता था उसको इन्होंने डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब रशिया इसको ज्वाइन नहीं करेगा, और 15 दूसरी मेंबर स्टेट्स को इसमें क्या करा गया है, इलेक्ट करा गया है। तो 15 नए मेंबर जो इलेक्ट किए गए हैं वो सीक्रेट बैलेट से इलेक्ट किए गए हैं और अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। इनका टर्म 2024 से 2026 तक होगा। ठीक है, कंट्रीज़ जो है इसमें लगभग, अगर इनको इलेक्ट होना है तो लगभग 97 वोट्स मिलने चाहिए। ठीक है, रशिया, अल्बानिया और बुल्गारिया के अगेंस्ट में 2 सीट्स के लिए कम्पीट कर रहा था। ठीक है, जो कि ईस्ट यूरोपियन रीजनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। रशिया जो है क्योंकि इसने यूक्रेन पर वॉर किया है, इन्वेड किया है, इसीलिए रशिया को ये सीट नहीं मिली है। अच्छा, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें इलेक्ट हो पाई हैं? तो इसमें चाइना, जापान, क्यूवेट, बुरुंडी, फ्रांस, क्यूबा, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि इलेक्ट हो गई हैं। अब हम जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन सिस्टम के अंडर, जो कि क्या करती है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2006 में ये बनी थी। ये सब्सिडारी ऑर्गन है जो कि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करेगी। ठीक है, इसने एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज 2007 में अडॉप्ट किया, जिससे कि काउंसिल के प्रोसीजर और मैकेनिज्म जो है उसको सेटअप किया जा सके। अब इंस्टीट्यूशनल अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो ब्यूरो की बात करें, तो इसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक एक रीजनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोसीजर्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन जो लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी काउंसिल के लिए उसके लिए। वर्किंग ग्रुप की बात करें तो बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि ह्यूमन राइट इश्यूज़ को अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और उसको स्टडी भी कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो स्टाफ जो है वो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट का जो स्टाफ है वही यहाँ पर आता है, काम करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में क्या बनाया था, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जिससे कि जो ह्यूमन है वो अपने ह्यूमन राइट को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करे, प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट हैं वो सेक्रेटरी जनरल के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं। ऑब्जर्वर्स की बात करें तो नॉन मेंबर स्टेट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये सब इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर हो सकते हैं। पावर की बात करें तो ये इंटरनेशनल कमीशन जो है या फिर फैक्ट फाइंडिंग के मिशन है ह्यूमन राइट के वायलेशन को लेकर, उसमें ये बना सकते हैं। इसके अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो मेंबरशिप क्राइटेरिया है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कई सारी काउंसिल सीट्स हैं वो ऐसी कंट्रीज़ के पास में जिसमें ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट वो ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिवली एंड पॉलिटिसाइजेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इजराइल पर फोकस है। ठीक है, इजराइल पर फोकस अगर हम करें तो डेडिकेटेड काउंसिल है
आइटम सिंस 2007 से हाईलाइट किया गया है, डेडिकेट किया गया है काउंसिल आइटम को, जो कि क्वेश्चन जो है वो रेज करते हैं सिलेक्टिविटी और पॉलिटिसाइजेशन का। ठीक है, फिर एसेसिबिलिटी बैरियर भी है, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके सेशन को अटेंड करना चाहते हैं तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सिविल और ह्यूमन राइट्स जो सोसाइटीज़ हैं वो इसको ज्वाइन करने से कतराती हैं। ठीक है, फिर अब पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इंटरप्शंस और रिप्राइजल्स देखने को फेस करते हुए नज़र आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन डेफिशिएंसीज भी हैं, क्योंकि रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग होती हैं और ब्लॉक्स में वोट किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर कमी के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अगर हम बात करें तो 47 मेंबर स्टेट्स इसमें होते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 3 साल के लिए इलेक्ट करती है, जिसमें 13 लोग अफ्रीका से आते हैं, 13 एशिया पैसिफिक से आते हैं, 6 ईस्टर्न यूरोप, 8 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से आते हैं और 7 वेस्टर्न यूरोप से आते हैं। फिर हम बात करें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज क्या है, तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, स्पेशल प्रोसीजर्स भी हैं। ठीक है, और उसके बाद में एडवाइजरी कमेटी भी बनती है, कंप्लेंट प्रोसीजर भी यहाँ पर है। अब जो हमारी ह्यूमन राइट कमीशन है इसने क्या क्या कर रखा है, तो ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराती है अगर कभी भी ह्यूमन राइट जो वायलेशन होता है तब। ठीक है, जो हमारे वायलेशंस होते हैं जैसे सीरिया में हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए स्पेशल सेशंस भी ये डिवोट करती है। ठीक है, फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं और साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ये काम कर रही है। क्या हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट कंट्रीज़ हैं उनकी स्क्रूटनी और ज़्यादा डीप होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स को लेकर, उनकी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे से चेक करे जाएँ और उसके बाद में ही उनको सीट दी जाए। फिर एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, जो फंड्स हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो बढ़ाई जाए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। ठीक है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन रिप्राइजल, हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन जैसी चीज़ों को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फिर सिविल सोसाइटी को एक्रेडिटेट करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफेक्टिवनेस, इसकी जो फंक्शनिंग है उसमें कि उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की भी ज़रूरत है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, कोऑपरेटिव अप्रोच बनानी चाहिए और साथ ही साथ में विजिबिलिटी को भी बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी भाई क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। चर्चा में क्या, ये तो हर टाइम चर्चा में ही रहता है, क्यों? चाइना की वजह से। चलो अच्छा, अभी क्यों है चर्चा में ये जानते हैं। तो फिलीपींस जो है उसने एक फ्लोटिंग बैरियर जो है, जो कि चाइना ने इंस्टॉल किया था, उसको हटा दिया है। अभी क्यों हटाया है, क्योंकि जो फ्लोटिंग बैरियर है जो चाइना ने इंस्टॉल किया था, इसने फिलीपींस की फिशिंग बोट्स को इस कंटेस्टेड एरिया में जाने से रोका था। तो हुआ क्या है, देखो फिलीपींस का चाइना के साथ में साउथ चाइना को लेकर लड़ाई चलती ही रहती है और बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जिनका भी थोड़ा इशू रहता है चाइना के साथ में, इसको लेकर, चाइना साउथ चाइना सी को लेकर। तो हुआ ये है कि चर्चा में अभी इसलिए है क्योंकि चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये हमारा है। ठीक है, और यहीं पर फिलीपींस ने कहा कि ये एरिया हमारा है। तो यहाँ पर चाइना ने क्या किया, एक फ्लोटिंग बैरियर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया कि यहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर है, अब यहाँ से जो फिलीपींस है वो आ ही नहीं पाएगा। बट फिलीपींस ने क्या किया, लगा दो तुम बैरियर, हम हटा देंगे। इसने ये बैरियर हटाया और यहाँ पर फिशिंग करने चला गया। ये यहाँ पर मुद्दा है। ठीक है, पहले हुआ क्या था, अगर हम और बात करना चाहें तो चाइना ने एक फ्लोटिंग बैरियर जो है, एक लगून जो है स्कारबोरो शोल के पास में, वहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर लगाया और कहा कि ये एरिया चाइना का है। वहीं पर फिलीपींस ने कहा कि ये एरिया तो फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रहा फिलीपींस, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये रहा हमारा स्कारबोरो शोल। ठीक है, स्कारबोरो शोल। तो यहीं पर जो है क्या हो रहा है कि जो चाइना है उसने कहा कि ये एरिया हमारा है और फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन में आता है ये, तो इसीलिए डिस्प्यूट देखने को मिलता है। साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट की अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जो ये सी है ये मेनलैंड चाइना के साउथ में है, इसीलिए इसका नाम साउथ चाइना सी है। इसके लिटोरल स्टेट्स जो हैं क्या क्या हैं, तो ब्रूने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ चाइना सी से कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर को शेयर कर रही हैं। तो चाइना कहता है कि लगभग 90% जो एरिया है ये साउथ चाइना सी का, ये चाइना में आता है, चाइना का रीजन है, क्योंकि जो 9 डैश लाइन है
उसके बेसिस पर ये ऐसा क्लेम करता है, ठीक है, जो कि 1947 में इसने 9 डैश लाइन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसने कहा कि पार्सल और स्प्रैटली आइलैंड्स हैं वो भी चाइना के ही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो दूसरी स्टेट्स, जो लिटोरल स्टेट्स हैं जिनके नाम अभी हमने देखे थे, वो कहते हैं कि इनका भी उन्हीं आइलैंड पर क्या है, हक है। देखो क्या बात है, यहाँ पर ये जो आइलैंड्स हमें देखने को मिल रहा है, स्कारबोरो है, पार्सल्स है, ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर छोटे छोटे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स, क्योंकि ये जो रेड लाइन दिख रही है हमें, ये 9 डैश लाइन है जो चाइना ने बनाई है 1947 में, और इसी लाइन के अंदर ही ये आइलैंड्स पड़ते हैं। तो चाइना ने कहा कि ये सारे आइलैंड्स हमारे हैं। लेकिन वहीं पर देखें तो ये आसपास की जो कंट्रीज़ देखने को मिल रही है, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और ये वियतनाम है, तो ये सब ताइवान है, ये सब कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास में है, हमारे आसपास ही ये आइलैंड्स हैं, हमारे समुद्र के पास है, तो ये इस पर इकोनॉमिक जोन हमारा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे हैं ये, तो यहाँ पर हमारा हक होगा। इसी वजह से लड़ाई ये चल रही है। चाइना कहता है कि यहाँ पर चाइना ने क्या करा, यहाँ पर अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने शुरू कर दिए, इस रीजन में पोर्ट्स बनाए हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी यहाँ पर कर दिए हैं। फिलीपींस जो है इस इशू को लेकर कहाँ पहुँच गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, हेग में पहुँच गया। कोर्ट ने जो है वो फिलीपींस के फेवर में ये रूलिंग दी और चाइना से कहा कि ये जो अपने आर्टिफिशियल आइलैंड से हटाओ, यहाँ पर तुम्हारा हक नहीं है। लेकिन चाइना तो चाइना है, वो किसी की मानता कहाँ है, ठीक है, इसलिए इशू चलता आ रहा है। 9 डैश लाइन अभी हमने देखी है, यू शेप्ड लाइन है जो कि चाइना के मैप में 1940 से दिख रही है, जहाँ पर चाइना जो है वो इस रीजन पर क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस रीजन पर अगर इसने क्लेम कर लिया तो लगभग साउथ चाइना सी जो है उसका 90% एरिया चाइना के पास चला जाएगा। 1952 तक ये 11 डैश लाइन थी, लेकिन अब ये थोड़ा, जब ये लड़ाई हुई है, अपोजिशन हुआ है, इसके बाद में ये 9 डैश रह गई है। साउथ चाइना सी में क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको देख लेते हैं। तो चाइनीज़ एग्रेशन देखने को मिल रहा है, चाइना वहाँ पर जो है ऐसी आइलैंड जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर अपने मिलिट्री को स्टैंड कर दे रहा है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिशिंग हो रही है और इसको रोकने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। वहाँ का मरीन इकोसिस्टम जो है वो चाइना वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर उसको भी डैमेज कर रहा है। मिलिट्री ड्रिल्स भी की जा रही हैं लिटोरल स्टेट से, जिससे कि यहाँ पर अपनी डोमिनेशन दिखाई जा सके। और इस वजह से क्या हो रहा है कि ओवरऑल हमारा जो साउथ चाइना सी है वो सफ़र कर रही है। साउथ चाइना सी की सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैरीटाइम ट्रेड यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट है पूरी दुनिया का, लगभग 60% ग्लोबल ट्रेड है वो इसी सी से होकर जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 3.37 ट्रिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड के 3.37 ट्रिलियन डॉलर जो है, इतना ट्रेड जो है इसी साउथ चाइना सी से 2016 में गुजरा था। इंडियन वेसल जो हैं वो भी सेफ एंड सिक्योरली अगर पैसिफिक नेशंस में पहुंचना चाहते हैं तो इसको क्रॉस करते हैं। लगभग 55% जो इंडियन ट्रेड है वो यहीं से गुजरता है। नेचुरल रिजर्व्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नेचुरल पर्ल्स, यहाँ पर जो क्वालिटी जेम्स है, सैंड है, सिलिकेट है और कोरल लाइम है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इवन बात करें तो ONGC विदेश लिमिटेड ने पेट्रो वियतनाम के साथ में मिलकर यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर किया है। फिशिंग ग्राउंड, तो जो सी है ये वार्म रहता है पूरी साल, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेस मिलती हैं और ये एक पर्टिकुलर एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉमर्शियल फिशिंग रीजन है। फिर है अनइनहेबिटेड आइलैंड्स बहुत सारे हैं, ऐसे आइलैंड बहुत सारे हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, जिसकी वजह से ये पोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस और रिसर्च एवेन्यू के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। नेविगेशन की भी फ्रीडम है यहाँ पर, क्योंकि जो चाइना के अगर क्लेम है उनको एक्नॉलेज कर दिया जाए तो जो फ्रीडम है नेविगेशन की वो अफेक्ट होती हुई नज़र आएगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात अगर हम करें तो कंट्रीज़ जो हैं ये चाइना के द्वारा बुली की जा रही हैं और वो कंट्रीज़ आसियान की मेंबर हैं और हम आसियान के लिए काफ़ी कुछ काम करना चाहते हैं अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो हम यहाँ पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं, तो हम जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं, सस्टेनेबल फिशिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रांस बाउंड्री मैरीटाइम पीस पार्क्स बना सकते हैं, जैसे कि रेड सी मैरीटाइम पीस पार्क बना हुआ है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। स्टॉलिंग, जो हमारे आर्टिफिशियल आइलैंड वहाँ पर बन रहे हैं चाइना के, उनको हम रोक सकते हैं और फ्रीडम ऑफ पैसेज जो है वो इंश्योर कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ नागोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है और 2023 का ही जो हमारा एग्ज़ाम हुआ उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्या है ये रीजन, चलो जानते हैं। तो अभी अज़रबैजान ने लॉन्च किया है एंटी टेररिस्ट ऑफेंसिव, ठीक है, नागोर्नो काराबाख में, और कहा है कि ये रीजन पूरा का पूरा अज़रबैजान का है। तो कहाँ है ये रीजन, जो ऑरेंज कलर में ये हमें दिख रहा है, ये रीजन नागोर्नो काराबाख है, जो कि अज़रबैजान में दिखने को मिलता है, और लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते हैं इस रीजन में वो अर्मीनियंस हैं। अच्छा, तो दिसंबर 2022 की अगर हम बात करते हैं, दिसंबर 2022 में जो लचिन कॉरिडोर है उसको ब्लॉक किया था अज़रबैजान ने, जिससे कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी इस रीजन में। लचिन कॉरिडोर 5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो कि अर्मीनिया से अज़रबैजान को, ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, इसको कनेक्ट करता है। नागोर्नो काराबाख कॉन्क्लेव क्या है, तो ये माउंटेनियस रीजन है जो कि अर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों ही क्लेम करते हैं, लेकिन 1.2 लाख पॉपुलेशन है वो अर्मीनियन है, इसीलिए वो चाहती है कि वो अर्मीनिया के साथ में मिल जाए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो रीजन जो है यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। दोनों ही जो यहाँ पर जो हमारी अज़रबैजान और अर्मीनिया दोनों ही इसको क्या करना चाहते हैं, अपने एम्पायर में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में इसको मिलाना चाहते हैं। मिडिवल पीरियड से ही यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। पहले रशिया ओटोमन एम्पायर के बीच में ये जो है इन्फ्लुएंस का चलता रहता था कॉन्फ्लिक्ट, फिर पर्शियन एम्पायर के साथ में भी ऐसा ही हुआ, और अब अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सोवियत यूनियन के एरा के बीच में अगर हम बात करें, जो जार का जब वहाँ पर रूल था, तो इसने क्या किया था, सोवियत यूनियन को एक रास्ता दिखाया कि नागोर्नो काराबाख जो है वो अज़रबैजान का पार्ट बन जाए। 1923 में यूएसएसआर जो है उसने नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर जब सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हुआ 1991 में, तो अर्मीनिया और अज़रबैजान ने स्टेटहुड अचीव किया और नागोर्नो काराबाख जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन अर्मीनिया और अज़रबैजान, अब उनके बीच में वॉर क्यों हो रहा है, तो पहला वॉर अगर हम देखें तो 1988 में ये वॉर जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि रीजनल लेजिस्लेचर जो है वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि वो अर्मीनिया के साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं। 1994 में रशिया ने एक सीज फायर को करवाया, और जिसको हम बिश्केक प्रोटोकॉल कहते हैं। इससे नागोर्नो काराबाख जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसकी अपनी खुद की सरकार भी बनी। फिर सेकेंड वॉर 2020 में स्टार्ट हुआ। इस बार अज़रबैजान ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया नागोर्नो काराबाख पर। फिर रशिया ने फिर से यहाँ पर एक डील ब्रोकर की, लेकिन अज़रबैजान जो है और कंसेशन चाहते था, कोई पीस डील हो नहीं पाई। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, तो मिन्स्क ग्रुप जो है, जिसको को चेयर किया जाता है रशिया, यूएस, फ्रांस के द्वारा, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के द्वारा ये मिन्स्क ग्रुप बनाया गया है, ये 1990s में, और इन्होंने नागोर्नो काराबाख में पीसफुल रिजोल्यूशन करवाया है। मैड्रिड प्रिंसिपल जो मिन्स्क ग्रुप के हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि कंट्रोल जो है 7 काराबाख डिस्ट्रिक्ट का अज़रबैजान को दे दिया जाए और सेल्फ गवर्नेंस दे दी जाए रीजन में, ठीक है। लेकिन इसको एक्सेप्ट किया नहीं गया है। 2011 में इसको मॉडिफाई भी किया, लेकिन किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया के स्टैंड की बात करें तो 2020 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद में इंडिया ने कहा कि कोई भी लास्टिंग रिजोल्यूशन जो कॉन्फ्लिक्ट का है वो तभी अचीव हो पाएगा जब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होंगे। अब इस रीजन में इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें तो कनेक्टिविटी, क्योंकि अर्मीनिया एक क्रूशियल प्लेयर है, जो हम जियोपॉलिटिकल, जो हम INSTC हमारा है, उसमें अर्मीनिया का रोल काफ़ी बड़ा है। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात करें तो 2017 में टर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी कॉपरेशन बनाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स को। तो इसमें पहली है, इंडिया और UAE ने एक रुपए डोमेस्टिक कार्ड स्कीम के एग्रीमेंट को साइन किया है। NPCI जो है हमारा, तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और AI इतिहाद पेमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है वो UAE में भी चलेगी। फिर जो हमारा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट
लिमिटेड है, ये होली ओन सब्सिडारी है किसकी, NPCI की। ये इसका काम क्या है कि ये कंट्रीज़ को मदद करेगा कि अपने कॉस्ट इफ़िशिएंट सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स को ये बना सके। ठीक है, अभी जो पार्टनरशिप है इसमें पेमेंट ऑप्शंस डाइवर्सिफाई किए जाएंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाएगा और UAE की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है पेमेंट इंडस्ट्री में वो भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसका एम है कि हम ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ई-कॉमर्स को बढ़ाएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ाएंगे, डिजिटाइजेशन का एजेंडा जो है वो फुलफिल होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो सोल्यूशन दिया जा रहा है NIPL के द्वारा, इसमें रुपे स्टैक भी है और साथ ही साथ में फ्रॉड मॉनिटरिंग सर्विसेज, एनालिटिक्स जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अब हम बात करते हैं NPCI की, जिसका ये काम है, तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया में उसको ऑपरेट करता है। RBI का एक इनिशिएटिव है, RBI और IBA दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी एक्ट के अंदर ये रजिस्टर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है पूरे बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में। ठीक है, रुपे कार्ड्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का इंडिजीनियस कार्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये रुपे कार्ड है, NPCI के द्वारा ही दिया जाता है। यहाँ पर जो है डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड प्रोपोजिशंस भी है। यहाँ पर लगभग 60% टोटल कार्ड्स हैं इशू जो इंडिया में होते हैं वो रुपे कार्ड ही हैं और ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और स्मॉल बैंक्स इसको इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की। तो अर्मीनिया का जो पार्लियामेंट है उसने वोट किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को ज्वाइन करना चाहता है। तो हम जान लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग, नीदरलैंड में है। ये रोम स्टैट्यूट से इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, 1998 में। परमानेंट इंटरनेशनल कोड है जो कि रोम स्टैट्यूट से ही गवर्न होता है। 123 इसमें पार्ट हैं लेकिन हमारी इंडिया मेंबर नहीं है। इसमें 18 जजेस होते हैं, ठीक है, और 9 साल का टाइम पीरियड इनका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CTBT की। तो CTBT क्या है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रशिया ने क्या करा है, रशिया ने अपना जो रेटिफिकेशन है CTBT को लेकर उसको रिवोक करने का काम शुरू कर दिया है। ये कहता है कि जो रेटिफिकेशन है न्यूक्लियर वेपन्स का, इससे ये विड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका एम यही है कि रशिया इक्वल फूटिंग चाहता है US के साथ में, क्योंकि US ने भी इसको साइन किया है CTBT को, बट कभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया, इसलिए रशिया भी इससे विड्रॉ करेगा। US जो है इसने इसको रेटिफाई नहीं किया है। US ने कहा कि ये वेरीफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि जो पार्टिसिपेंट स्टेट्स हैं वो ट्रीटी को रूल्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, इसीलिए हम इसको रेटिफाई नहीं करेंगे। CTBT एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन को रोकती है। ठीक है, ये बैन करती है सारे के सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को, चाहे वो मिलिट्री या फिर पीसफुल पर्पस के लिए हो। ट्रीटी जो है ये हर किसी के लिए ओपन है कि वो 1996 से कभी भी इसमें साइन कर सकते हैं। अभी तक 187 नेशंस ने इसको साइन किया है, बट 178 ने ही इसको रेटिफाई किया है। ट्रीटी जो है ये जब तक कि 44 स्पेसिफिक नेशंस इसको रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मली एंटर नहीं हो सकती, जिसमें 8 जो हैं उन्होंने ही ऐसा किया है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, US, ठीक है, उन्होंने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। दूसरी ट्रीटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए है, तो एक NPT है, एक दूसरी है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अब रीजन्स, अब इंडिया ने जो है CTBT क्यों नहीं साइन किया है और क्यों नहीं रेटिफाई किया है, तो इसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन चाइना कर रहा है। चाइना के पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो हम अगर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे ही नहीं और कभी अगर चाइना ने न्यूक्लियर अटैक हम पर कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसीलिए जो इंडिया है उसको साइन नहीं करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। इसकी जो 20th एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई इटली में। ठीक है, अब ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो कि ग्रुप्स या नेटवर्क्स करते हैं। ठीक है, इसमें वायलेंस होता है, करप्शन होता है, फाइनेंशियल या फिर मटेरियल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अब ये जो है
ये UNTOC जो दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2000 में, और ये फोर्स में 2003 में आई थी। ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव और ग्लोबल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स से फाइट करती है। 3 और इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो इसी के अंदर आते हैं। पहला है प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी और एयर। फिर है प्रोटोकॉल अगेंस्ट द इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रैफिकिंग ऑफ एंड ट्रैफिकिंग इन फायर आर्म्स, देयर पार्ट्स एक्सेट्रा। अब कंट्रीज जो है वो इस कन्वेंशन की पार्ट होनी चाहिए, उसके बाद में ही वो इनमें से किसी प्रोटोकॉल की पार्ट हो सकती हैं। इसमें 147 सिग्नेटरीज हैं और 191 पार्टीज़ हैं। इंडिया ने 2011 में इसको रेटिफाई किया है। अब इंडिया की इनिशिएटिव्स की बात करें तो CBI जो है ये नेशनल नोडल अथॉरिटी है इसको लेकर, और जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2013 का, ये जो है इनैक्ट हुआ है जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है स्पेशली डिफाइन की गई है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो इंडिया जो है फिर से री इलेक्ट हुआ है, इसका प्रेसिडेंट बना है, तीसरी बार ऐसा हुआ है। फिर AIBD जो है इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है जो मलेशिया में है, 1977 में ही इस्टेब्लिश हुआ है अंडर द यूनाइटेड नेशन, जो हमारे यूनेस्को है उसके अंडर ये बना है। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और UN डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी इसके फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 26 गवर्नमेंट मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया जो है वो भी आती है, ठीक है। फिर इसमें इसका अचीवमेंट है, ये क्या काम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या करना चाहते हैं, एक वाइब्रेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट को बनाना चाहते हैं। फिर बात करें तो ये इस्टेब्लिश करते हैं इंटर रीजनल लिंक्स कोऑपरेशन के लिए मीडिया और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को लेकर। नेक्स्ट है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशंस। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल फॉर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अभी कोलंबो में हुई है। अच्छा, मीटिंग हुई तो अभी बातचीत भी हुई होगी। क्या बातचीत हुई है तो यहाँ पर जो रीजनल आर्किटेक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, ठीक है। थीम इसकी रही कि स्ट्रेंथनिंग रीजनल आर्किटेक्चर, रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी। कोलंबो कम्युनिक एंड आयोरा विजन 2030 एंड बियॉन्ड को अडॉप्ट किया गया। सऊदी अरेबिया जो है वो 11th डायलॉग पार्टनर बना है। आयोरा चेयरमैनशिप जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के पास में चली गई है, और इंडिया की जो चेयरमैनशिप रहेगी 2025 से 27 तक। इसके बारे में अगर हम कुछ बातचीत करना चाहें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेल्सन मंडेला का विजन था ये, ठीक है। इसका एम है कि हम रीजनल कोऑपरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंडियन ओशन रीजन में उसको बढ़ाएंगे। 23 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। इसकी जो मीटिंग है वो हर साल होती है। 6 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, 2 क्रॉस कटिंग इश्यूज़ भी हैं जिसमें मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिशरिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये सब इंक्लूडेड है। एक स्पेशल फंड भी इसमें बनाया गया है। फिर आयोराज आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक जो है ये 1982 UN कन्वेंशन ऑन जो इनक्लॉस है उसके अडेरेंस को कहता है। इसमें 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 80% ग्लोबल वाइल्ड ट्रेड होता है, लगभग $1 ट्रिलियन जो है गुड सर्विसेज में को ये प्रोड्यूस करता है। इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है बिग पावर राइवलरी जैसे चाइना है उसको यहाँ से दूर रखना है, और ये जो है लेस कंटेशियस स्पेस हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है इंटर पार्लियामेंट्री फोरम IPU। इसकी 9th मीटिंग जो है वो होस्ट की गई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। P20 समिट जो है ये एनुअल गैदरिंग होती है G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स की जो कि ग्लोबल इशू को डिस्कस करते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये 1889 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैसे कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप के तौर पर ये इस्टेब्लिश हुआ था। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स का, जहाँ पर पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की बात की जाती है। 179 इसके मेंबर्स हैं, 14 एसोसिएट मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी टॉपिक्स थे अक्टूबर मंथ के वो कवर होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।